एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स, आप सभी बच्चों का अर्थशास्त्र का पेपर है। आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपके सब्जेक्ट में अगर आपने इकोनॉमिक्स तो रखा ही हुआ होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स आप सभी बच्चों के लिए हम लोग ये जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों ही लैंग्वेज अवेलेबल मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी। तो जो बच्चे जिसमें लिखना प्रेफर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग आज की इस वीडियो में डील करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी हमारा कोई न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। और आपको जो भी चीज़ें पढ़ने रहेंगी वो हमारे चैनल पे देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियोस अपलोडेड है, जाके देखिए और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। देखिए पहला सवाल आपसे पेपर पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र की किन्हीं तीन केंद्रीय समस्या। देखिए आपसे पेपर यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव क्लियर, बस सवालों को सुनते चलिएगा। आपसे पेपर में सवाल भी आता है कि अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्याएं होती है उसमें आपको बोला जाएगा, चार ऑप्शन दिया जाएगा, बताओ इसमें से क्या है। तो तीन यहाँ पर हमने समस्या लिखा हुआ। पहला क्या है हमारे पास कि अर्थशास्त्र का कोई तीन केंद्र यानी सेंट्रल जो बेसिकली प्रॉब्लम्स होते हैं, इशू होते हैं, उनके बारे में हमको बताना है हमारे पास। तो यहाँ पर किसी वस्तु को उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, देखिए कोई भी सामान है उसका कितना उत्पादन यानी कितना प्रोडक्शन किया जाए, क्या कितने नंबर बनाने चाहिए, कितने पीसेस बनाने चाहिए, ये सबसे बड़ा इसका कह सकते समस्या रहता है। कैसे उत्पादन किया जाए मतलब कैसे इसे बनाएं या कैसे प्रोड्यूस करिए रहता है, और किसके लिए उत्पादन करें। ये देखिए यानी यहाँ पर सिंपल पूछा जाए ना, कितना, कैसे और किसके, ये तीन फैक्टर पे क्या करता है, काम करता है अर्थशास्त्र की तीन केंद्रीय समस्या है, अर्थव्यवस्था की, सॉरी ये तीन केंद्रीय समस्या है। कि अगर आप कोई सामान मान लीजिए बना रहे हैं तो अगर कोई सामान खरीदेगा ही नहीं तो भाई क्या करोगे बना के, तो किसके लिए उत्पादन कीजिए ये सबसे पहले सोच रहता है। उसके बाद उस चीज को अगर बनाना है, अगर आपने सोचा है तो कैसे बनेगा ये सोचना पड़ता है, प्लस कितना सामान बनाए ताकि बिक जाए, ये सब कुछ सोचना पड़ता है। इसलिए तीन प्रमुख काम रहते हैं हमारे पास, अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्या रहती है कि आप किसी भी वस्तु को कितनी मात्रा में बनाएं, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। और यही सवाल देखिए यहाँ पर जो भी बच्चों को इंग्लिश में लिखना रहेगा तो आप इसे लिख सकते हैं कि राइट एनी थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। आंसर में लिखा हुआ है द टू, यहाँ पर माफ करिएगा, यहाँ टू नहीं होगा, ठीक है, यहाँ थ्री होगा, यहाँ हटा दीजिएगा, यहाँ दोनों में से गलत होकर लीजिएगा, यहाँ थ्री हमने बताया हुआ है। तो थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वालिटी। ठीक है, हमारे पास जो सामान बनाना है वो कितना बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस कितना कैसे बनाएं, और फ्रॉम होम शुड प्रोडक्शन बी डन यानी किसके लिए बनाना है, ये भी सबके लिए बड़ा जवाब रहता है। तो यही सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज अवेलेबल है। तो अगर आपको लिखना रहे आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, अच्छे से लिखना स्टार्ट करें। अगला सवाल, अभी हमने आपको बताया ये तीन समस्या के बारे में बताया, ठीक है, लेकिन अब ये सवाल अगर 5 नंबर में पूछा जाए, ठीक है, वो 3 तक था, ठीक था भाई, 3 नंबर 2 नंबर के लिए सही है, लेकिन ये अगर सवाल बड़ा सवाल अगर पूछा जाए तो आप कैसे लिखिएगा, बस देखिए वही क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय जो समस्या है वो कौन कौन सी होती है, ये क्यों उत्पन्न होती है, इसको इसका जो जन्म होता है, ये प्रोडक्शन क्यों होता है, इस सवालों का, किसी अर्थव्यवस्था किन्हीं तीन केंद्रीय समस्या को उत्पादन करे, जो कि अभी हमने आपको बताया। तो सवाल वही है लेकिन इसे आपको क्या करना, थोड़े बड़े रूप में लिखना है। अगर जैसे देखिए पेपर जितना मार्क्स का सवाल रहेगा उस हिसाब से आपको जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ पर इस सवाल को देखिए हम लोग क्या करते हैं, समस्या पहले सुनते हैं क्या है। पहले देखिए कोई भी अर्थव्यवस्था है उसके समक्ष जो होता है तीन बेसिकली समस्या उत्पन्न होती है। पहला क्या है, संसाधनों की आवंटन समस्या, मतलब आवंटन मतलब होता है बंटवारा करना, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी संसाधन है, अगर हमारे पास कोई वस्तु है, उसका बंटवारा इस प्रकार किया जाए कि हर तकबे के लोग मतलब हर बेसिकली हर लेवल के लोग जो है उनको सभी चीज़ें सही तरीके से प्राप्त हो सके। ये नहीं कि एक किसी ग्रुप को ज़्यादा मिल रहा है किसी ग्रुप को, इसीलिए संसाधन का बंटवारा आवंटन करना सही तरीके से ये सबसे इसी में क्या आता है, क्या उत्पादन किया जाए यानी बेसिकली कौन सा वस्तु को हम सिलेक्शन करें, कैसे उत्पादन का मतलब उसका बनाने के लिए प्रोसेस होगा, मशीन चाहिए, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, उसका मशीन कैसे बनाया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, मतलब अगर हम बना रहे हैं तो कौन से देश के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बनाएंगे, कौन से लोगों के लिए प्रेफर करेंगे, तो ये सभी चीज़ें सोच के हमें क्या करना, प्रेफर करना पड़ता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, संसाधन के आवंटन की समस्या, मतलब इसे बंटवारा करने की समस्या के अंतर्गत रखा जाता है। अगला सवाल है, मतलब अगला सवाल नहीं सॉरी सेकेंड नंबर पॉइंट जो आता है हमारे पास, संसाधनों के पूर्ण और कुशलतम उपयोग का समस्या किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है संसाधनों के उपलब्ध होने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह संसाधनों के पूर्ण और कुशलतम उपयोग पर निर्भर करती है। देखिए क्या इस पॉइंट का मतलब समझाया जा रहा है, हमारे पास संसाधन मतलब पहले क्या होता है, इसे इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स मतलब वो चीज़ होती है जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है, वे सभी चीज़ें क्या है रिसोर्स में, संसाधन में काउंट होती है। तो अगर हमारे पास कोई संसाधन अवेलेबल है, ठीक है, और उसका हम सही से
पूर्ण रूप से और उसका यूजफुल अगर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं होता। इसलिए हमें उस चीज़ को क्या करना है, संपूर्ण उसका इस्तेमाल करना है, कुशलतम तरीके से इस्तेमाल करना है, ये ज़्यादा जरूरी रहता है। उदाहरण यह माना गया जिसे मानव संसाधन, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, कि पूर्ण और कुशलतम प्रयोग द्वारा जनसंख्या को उत्पादक जनसंख्या में बदला जा सकता है। देखिए अभी हमारे पास जो वर्तमान जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इस जनसंख्या को हम लोग इस प्रकार मॉडिफाई कर सकते हैं, बेसिकली यह कहा जाए, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको हम लोग क्या कर सकते, एक प्रकार से चेंज कर सकते हैं कि ये जो जनसंख्या हमारे पास, इससे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। अब जनसंख्या प्रोडक्शन मतलब क्या, लोगों के विकास के बारे में अच्छी चीज हो सकती है, लोग सामान अच्छा बना सकते हैं, इस प्रकार के विचारों को यहाँ रखा जा सकता है। और तीसरा पॉइंट बताया हुआ यहाँ पर, संसाधनों के विकास की जो समस्या है, अगर हमें संसाधन विकास करना है तो संसाधनों के विकास की प्रक्रिया यानी इसकी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट करना होगा। अर्थव्यवस्था की ये क्या होती है, प्रमुख समस्या यानी मेन फोकस समस्या देखा जाए तो ये रहता है। कुछ संसाधन जैसे हम जानते हैं ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन दुर्लभ होते हैं क्योंकि ये सब बहुत मेहनत से मिलते हैं। अगर हम उनका संरक्षण नहीं करें, संरक्षण मतलब होता है, एक वर्ड है हमारे पास कंजर्वेशन, भाई आपको आज के लिए बचा के चलना है और आने वाली जो पीढ़ियां उनके लिए बचा के चलना है, तो ये संरक्षण में आता है। और साथ साथ इनका विकास भी करना है। उसी प्रकार जनसंख्या को क्या करना है, अगर हमको इनका सही से विकास करना है तो मानव संसाधन को यहाँ पर कुशल मानव संसाधन बनाना पड़ेगा, तभी इसका विकास सही से हो सकता है। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है, आर्थिक जो समृद्धि की समस्या जो रहती है हमारे पास, वो समस्त आर्थिक क्रियाकलापों का प्रमुख ध्येय होता है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि से क्या होता है, समाज के सभी जो लोगों को लाभ मिलता है और इसी दिशा में क्या होते हैं, एक नीति निर्धारण तत्व जो होता है, ये एक प्रमुख समस्या आर्थिक समस्या बनकर उभरता है। ठीक है, अब देखिए अर्थव्यवस्था की जो उपयुक्त समस्या, मतलब ये 3 समस्याओं से क्या क्या कारण से उत्पन्न हो सकते हैं। तो पहला है हमारे पास आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन लिमिट होना। देखिए हमारे पास संसाधन, मान लीजिए कोई चीज़ है प्रोडक्शन, जैसे अगर देश में माना जाए, हमारे देश में पेट्रोल का थोड़ा क्राइसिस रहता है, ठीक है, हम बाहर देश से हम लोग मंगवाते हैं, तो हमारे पास पेट्रोल कम है और हम लोग बाहर देश से मंगवाते हैं, तो देखा जाए संसाधन लिमिट है, आवश्यकता ज़्यादा है, जिस वजह से ये जो अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या जनरेट होती है। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग, हमें अल्टरनेट ऑप्शन पे जाने चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग फोकस कर रहे हैं सोलर एनर्जी फोकस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे बेटर फोकस करना चाहते हैं हम लोग। तो अल्टरनेट वैकल्पिक मतलब ही होता है हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन, तो अल्टरनेट ऑप्शन प्रेफर करते हैं हम इन चीज़ों से बचने के लिए। ठीक है, अब इसी सवाल का देखिए, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में लिखना है तो आप क्वेश्चन में लिख लीजिएगा कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, या व्हाई डू दे अराइज। फिर इसी सवाल का क्वेश्चन दूसरे पूछा जा सकता है कि 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है किसी इकोनॉमी के। तो आप वीडियो को पॉज करें, 3 हमने पॉइंट बता दिए। पहला पॉइंट में आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें 3 पार्ट बताया गया। फिर अगला हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड नंबर है प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और चौथा है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और लास्ट हमारे पास इसके जो कारण थे वो हमने बताए थे कि जितना सोर्स हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उसी लिमिट में डिमांड ज़्यादा हो तो हमें कुछ अल्टरनेट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, ये काम होता है हमारे पास। अगला VBI कर लीजिए, यहाँ से MCQ भी आता है और ये सवाल आता है अक्सर पेपर वगैरह, पेपर चेक करोगे तो आपको मिलेगा ये सवाल। पहले यहाँ बोला हुआ है कि उत्पादन संभावना वक्र की 2 विशेषताओं का आपको क्या करना, उल्लेख करना है, या फिर उत्पादन संभावना वक्र का जो दाहिनी और ढालू होना क्या प्रदर्शित करता है, मतलब वो दाहिनी और क्यों ढलता है क्या बताना है, या उत्पादन संभावना वक्र जो है अक्ष की और अवनोतर क्यों दिखाई देता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा आपका हिंदी में। अभी हम लोग इंग्लिश पे भी आएंगे, चिंता मत करिए, इंग्लिश पे भी आपको सवाल को समझाया जाएगा। तो पहले आते हैं उत्पादन संभावना वक्र के बारे में। उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की और नवोदित यानी कनकेव होता है, मतलब मुड़ा हुआ तभी समझ सकते हैं। इसका यह अर्थ यह होता है, हम जानते हैं कि जब किसी एक वस्तु X का उत्पादन बढ़ाना चाहता है, यानी मान लीजिए कोई सामान X है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हमें दूसरी तरफ वो जो वस्तु Y है उसके उत्पादन में कमी करनी है, यानी एक को बढ़ाना है तो दूसरे सामान को कमी करना होगा। वस्तु X के प्रत्येक इकाई मतलब हर यूनिट के उत्पादन के लिए जो दूसरा Y है उसमें क्या करना पड़ेगा, अधिक मात्रा में कमी करना। मतलब अगर आप एक बढ़ा रहे हो वस्तु, मतलब एक इधर यूनिट बढ़ा रहे हो तो इधर लगातार कम करते चलना जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन के जो साधन की सीमांत उत्पादन कम होती जाती है। जैसे आप उत्पादन प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाओगे तो उसके जो साधन की सीमांत उपयोगिता रहती है, उत्पादकता रहती है, वो भी कम होती चली जाती है। और सीमांत अवसर जो रहता है हमारे पास, मार्जिनल कॉस्ट जो रहता है वो लगातार बढ़ते चला जाता है। इसके कारण क्या होता है, हमारे पास जो उत्पादन संभावना वक्र जो रहता है वो अपने मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नवोत्तर हो जाता है हमारे पास। ठीक है, और अगला बताया हुआ यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं क्यों गिरता है, इसके कारण बताया हुआ है।
उत्पादन समाना वक्र होगा, यहाँ वन नहीं होगा। वक्र का दाहिनी और ढालू होना यह बताता है साधनों की उपलब्ध सीमा, मतलब कोई भी जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसके एक लिमिटेड हमारे पास है। एक वस्तु के उत्पादन वृद्धि होने से दूसरे उत्पादन, यानी एक सामान अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरे उत्पादन के सामान के उत्पादन कमी आ जाती है। उपलब्ध सभी साधनों के कुशलतम प्रयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ा। देखिए, अगर हमें क्या करना है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना है, तो हमें दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ करना होगा, लेकिन हम इसमें नहीं कर सकते। अगर एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटाना पड़ेगा, याद रखिएगा। और यही सवाल हमारे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर व्हाट डज द राइट स्लोपिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट, या व्हाट डज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक्सिस अपीयर कनकेव टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और ये आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप लिखना चाहे लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करें और लिखे बैठ के। ठीक है, यही बताया हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल है, उत्पादन का संतुलन यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, या उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, हमें ये बताना है। तो उपभोक्ता मतलब होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब हम जब दूसरे की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेड़ पौधे से हम लोग खाना बना लेते हैं, पेड़ पौधे क्या प्रोड्यूसर है, हम लोग क्या कंज्यूमर है। तो एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब पहुंच जाता है, यानी संतुलन मतलब होता है बैलेंस की अवस्था में या इक्विलिब्रियम की अवस्था में कब पहुंच जाता है, जब क्या होता है, कीमत तथा सीमांत उपयोगिता, यानी जो हमारे पास प्राइस है बेसिकली, और जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, बराबर हो जाती है। उपभोक्ता किसी वस्तु की खरीद की मात्रा में तब तक वृद्धि करता चला जाता है जबकि सीमा की उपयोगिता कीमत के बराबर ना हो जाए। यानी देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु की जो खरीद की मात्रा है, मतलब उसका जो क्वांटिटी है, उसे उसको तब तक जब तक वृद्धि करता चला जाता है, मतलब जब तक उसका वैल्यू बढ़ाता चला जाता है, जो मार्जिनल कॉस्ट है हमारे पास, मार्जिनल यूटिलिटी जिसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं, उसकी कीमत जो है, ये दोनों कंडीशन बराबर ना हो जाए। संतुलन अवस्था में उपभोक्ता को क्या होता है, जब हमारे पास ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच जाता है तो उपभोक्ता को क्या होता है, अधिकतम संतोष यहाँ प्राप्त होता है या मिलता, बताया गया। और यही सवाल फिर से इंग्लिश में कि व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो a consumer reaches the state of equilibrium when the price and marginal utility become equal. The consumer keeps on increasing the quantity of purchase of commodity with the marginal cost becomes equal to the price. In the equilibrium state में क्या हो जाता है, जो कंज्यूमर रहता है वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे पहुंच जाता है। अगला सवाल है हमारे पास, उदासीनता वक्र क्या है बताना है और इसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। यही इंग्लिश से पूछा हुआ है कि व्हाट इज इनडिफरेंस कर्व क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और इसी सवाल को उससे पूछा जा सकता है कि उदासीन वक्र है उसकी विशेषताओं का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है, उल्लेख नहीं, व्याख्या करना है। तो पहले जानते हैं उदासीनता वक्र होता क्या है। तो उदासीनता रेखा की अगर हम परिभाषा से यहाँ समझने की कोशिश करें तो उदासीनता रेखा जो है दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखलाती है, मतलब दो कंडीशंस को आप समझ सकते हैं जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करने यानी उपभोक्ता कंज्यूमर को क्या करते हैं, सेम सेटिस्फेक्शन यहाँ पर वो सप्लाई करता है। अतः उपभोक्ता क्या करता है, इन संयोगों प्रयोग मतलब उदासीन रहता है, मतलब वो कंफ्यूज रहता है, समझ सकते हैं कि आप ये सामान प्रेफर करोगे या इस सामान प्रेफर करोगे। यही कारण होता है कि इसे उदासीनता की रेखा, इसी कारण से हम इसे उदासीनता की रेखा अथवा तटस्थता की रेखा कह सकते हैं। और इसकी कुछ विशेषताएं होती है, उनमें कुछ विशेषता बताया हुआ है कि उदासीनता की रेखा एक से अधिक हो सकती है। ये जो उदासीनता रेखा ये एक से अधिक हो जाएगा हमारे पास। उदासीनता की रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, क्योंकि प्रत्येक उदासीनता रेखा जो है उपभोक्ता के लिए पृथक संतुष्टि का, देखिए मेन बात क्या है मैं समझा रहा हूँ। देखिए दो आपके पास कंडीशन है, मान लीजिए एक लाइन ये एक लाइन ये है, इसका कुछ अलग मीनिंग है, इसका कुछ अलग मीनिंग है। अगर आप इस पॉइंट पे चेक करो समझ नहीं पाओगे कि इसका कंडीशन अलग है, इसका कंडीशन अलग, इसलिए यहाँ पर दो कंडीशन के लिए हम लोग चेक नहीं कर सकते। तो उदासीनता की रेखा जो है नीचे बाइने से क्या होती है, मतलब नीचे दाएं से क्या होती है, नीचे बाएं से क्या होता है हमारे पास दाईं और ये झुकी होती है। उदासीनता रेखा जो मूल बिंदु के ऑरिजिन की तरफ क्या होती है हमारे पास उन्नोत्तर होती है हमारे पास। उदासीनता रेखाओं को एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सके, जरूरी नहीं है। उदासीनता रेखा किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करती, यानी वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करती। ये कुछ कंडीशन है हमारे पास उदासीनता रेखा के बारे में। और यही बात देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको लिखना रहे, लिखें कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और यहाँ पर कुछ जो ऐसे पॉइंट्स यहाँ बताए हुए, सेम टू सेम यहाँ पॉइंट्स बताए हुए, तो आप वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि मांग का नियम क्या है या लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ये आपको बताना है। तो मांग का नियम जो हमारे पास है, मांग का नियम मांग और जो कीमत है, ठीक है, यानी बेसिकली हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात किया जा रहा है। मांग और कीमत के संबंध को स्पष्ट करता है। इस नियम के अनुसार जो मांग और कीमत में क्या होता है विपरीत संबंध, यानी अगर मांग बढ़ेगा
तो कीमत बढ़े घटेगा हमारे पास, यानी एक बढ़ता है दूसरा घटते रहता है, दोनों के बीच उल्टा हिस्सा होता है। कीमत बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है मांग घटेगा। जैसे कोई वस्तु मान लीजिए मार्केट में क्या है, टमाटर है, ठीक है, टमाटर का मांग अधिक हो गया, डिमांड अधिक होने स्टार्ट हो गया, डिमांड मतलब लोग ज़्यादा खाने लगे मान लीजिए, तो ऑब्वियसली बात है जब लोग खाएंगे तो मार्केट में वो कम दाम पे अवेलेबल तो ही खा सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कीमत उसका बढ़ गया, मान लीजिए टमाटर 100 रुपये किलो चल जाता है, तो कीमत बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, इसके मांग को कम कर देंगे, भाई जो 4 टमाटर खाया तो वो अब 1 टमाटर खाएगा, लेकिन खाएंगे भले लोग, लेकिन दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारे पास मांग का नियम कहलाता है, कि अगर मांग का जो नियम बेसिकली वो मांग और कीमत के संबंध को क्या करता है, स्पष्ट करता है। अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ये संबंध स्थापित किया जाता है। तो ये था आज के वीडियो का हमारा, खत्म इस पे ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो बच्चे कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो आपको हमारे चैनल के द्वारा करवा दिया जाएगा। तो आप सही बच्चे जितना हो सके इन वीडियोस को अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।